हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। अपनी क्लास 11th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं ह्यूमैनिटीज का क्लास 11th का यूट्यूब पर उपस्थित सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त और मच अवेटेड हमारा ये बैच, जिसे हम लोग विजय बैच के नाम से पुकार रहे हैं, है ना। तो क्लास 11th के अंदर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे उन सभी की डिमांड थी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इस पे आपकी क्लासेस आपको आती हुई दिखी। और इसी बात को ध्यान में रखकर पीडब्ल्यू परिवार आपके सामने पेश कर रहा है क्लास 11th का ये जो हमारे ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनसे रिलेटेड हमारा प्यारा सा एक विजय बैच, है ना। अब इसके अंदर दोस्तों हम लोग बेसिकली किन किन चीजों को पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हमारे साथ होंगी, उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं दोस्तों कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन होगा ना, आप उसे डिस्कस करेंगे। और क्लास 11th के अंदर दोस्तों हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। अब इस चैप्टर की पूरी कहानी एक ही क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर देंगे और आपके सामने किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। तो बड़े मजेदार तरीके से इस चैप्टर की सारी कहानी को हम लोग समझने वाले हैं और एक ही लेक्चर के अंदर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस वन शॉट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। हिंदी में बोले तो संविधान, है ना, कैसे, कब, कैसे, कहां, है ना, ये हमारा चैप्टर है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक कर ये डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारे इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन कौन से जो पॉइंट्स होने वाले हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे या फिर देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे हमारी आज की इस क्लास में कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, वो जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लॉ क्या होता है, जिसको हम लोग कानून कहते हैं हिंदी के अंदर, ये क्या है वो भी समझेंगे। उसके साथ दोस्तों हम लोग समझेंगे कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई आखिर हमें संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों है। क्या किसी कंट्री को बिना किसी संविधान के या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं चलाया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के होने की वजह या फिर जरूरत या फिर नीड या फिर रिक्वायरमेंट क्यों है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि फीचर्स क्या है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारा जो प्यारा इंडिया का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके क्या क्या फीचर्स है उसको समझेंगे। फिर हम लोग हमारी प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे हम लोग संविधान का एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं या फिर संविधान की हिंदी में से प्रस्तावना कहा जाता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या और इसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि भैया इंडिया का जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है आखिर ये किस तरीके से बनाया गया, हु वर द पीपल, जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेशन दी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए किस किस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग कमिटीज या फिर अलग अलग लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उसको डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे दोस्तों कि मेन कैरेक्टर जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको समझेंगे और 8वें पॉइंट के अंदर हम लोग इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस चैप्टर को समझने के लिए पूरे तौर पर एक्साइटेड होंगे। एक चीज जो आप सभी को करनी है कि आपके पास अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल होनी चाहिए और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग आपको बताएं आप लोग उसको नोट डाउन करने के लिए पूरे तौर पर तैयार हो। तो शैल वी बिगिन, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हमारा ये जो टॉपिक है उसको भी हम लोग डिस्कस करने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे दोस्तों किसके साथ, हम लोग डिस्कशन करेंगे द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली अगर हम लोग देखें क्लास 11th के अंदर आप लोग आ चुके हैं, क्लास 9th में, क्लास 10th में और अपनी छोटी क्लासेस के अंदर आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस वर्ड को बहुत बार सुना होगा जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हम लोग संविधान के नाम से पुकारते हैं। और अगर देखा जाए ना दोस्तों कि अगर हम लोग बात करें हमारे इंडिया के जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आखिर है क्या, इसको हम एक बहुत ही जनरल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे या फिर इसको हम लोग समझेंगे एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। देखिए आप सभी लोग अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं और हर एक स्कूल के अंदर आपको क्या दिखती है दोस्तों, आपके स्कूल की एक डायरी आपको देखने को मिलती है ना, स्कूल की डायरी होती है। और उस स्कूल की डायरी के अंदर आपको स्कूल्स के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं कि विंटर्स में आपका स्कूल कितने बजे स्टार्ट होगा, विंटर्स की क्या यूनिफॉर्म होगी, आपका मिड टर्म ब्रेक कब होगा, उसी के साथ साथ आपके यूनिट टेस्ट कब होंगे, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आपका फाइनल एग्जाम कब होगा। सारी इंफॉर्मेशन जो होती है स्कूल की वो स्कूल की डायरी में होती है जो हर एक बच्चे को मिली होती है ना। ऐसे ही कंट्री से रिलेटेड, कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो हमें एक बुक के अंदर देखने को मिलते हैं और इसी बुक को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी बुक को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान कहते हैं। तो संविधान बेसिकली है क्या, आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसके अंदर कंट्री को चलाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको आप लोग देखते हैं दोस्तों कि इसी के अनुसार कोई भी कंट्री या फिर स्टेट हम देखते हैं दोस्तों की चलाई जाती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से पुकारते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मे टेल हाउ एंड व्हाट द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट आर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले तो हमने देख लिया दोस्तों कि मोटे मोटे तौर पर हमें कंट्री को चलाने के रूल्स होते हैं, लेकिन कंट्री आखिर चलती कैसे है। हमें पता है दोस्तों कि अगर हम
इंडिया के बारे में बात करते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शंस होते हैं, हम अपने में से ही कुछ लोगों को क्या करते हैं, चुनते हैं या फिर इलेक्ट करते हैं, और ये जो हमारे चुने हुए इलेक्टेड लोग होते हैं ये हमारे लीडर्स बनते हैं और ये गवर्नमेंट को बनाते हैं, है ना। जो हमारे लीडर होते हैं या फिर जो हमारे जीते हुए ये नेता लोग होते हैं, इन्हीं के ग्रुप को हम गवर्नमेंट कहते हैं। और गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना है, गवर्नमेंट की क्या पावर है, क्या क्या चीजें वो कर सकती हैं, उसी के साथ साथ सिटीजंस के, जो आप और हम हैं, हमारे क्या राइट्स हैं, एक सिटीजन होने के नाते हमारी गवर्नमेंट हमें किन किन चीजों को आगे बढ़ाने का मौका देती है, एक सिटीजन होने के नाते हमारे इंडिया के लोगों के पास क्या क्या राइट्स हैं, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या क्या चीजें नहीं कर सकते, ये सारी चीजें हमें हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखते हैं दोस्तों देखने को मिलती है। बात की जाए किस बारे में दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा आप देखते हैं दोस्तों कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है। 395 इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, उसके साथ साथ 22 इसके पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल आप देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर हमें मौजूद है ना। ओरिजिनली जब ये बनाया गया था, जब ये बना है, जिस टाइम पर इसको फॉर्मेट किया गया है 26 जैन 1950 को जब आप देखते हैं दोस्तों कि इसको लागू किया गया है ना, तब इसकी ये सिचुएशन हुआ करती थी। और आपके टाइम पर अगर आप देखें दोस्तों तो इसके अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिखे हैं। करंट टाइम के अंदर 448 आर्टिकल्स हमारे सामने हैं, 25 इसके पार्ट्स हो गए हैं और 12 हमारे स्केड्यूल या फिर आपको इसकी अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। ठीक, तो यहां पर तो हमने मोटे मोटे तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि एक बुक है जिसमें कंट्री को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसी के साथ साथ सिटीजंस की क्या क्या ड्यूटीज हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किस तरीके से काम करना है, प्राइम मिनिस्टर के क्या काम है, प्रेसिडेंट के क्या काम है, चीफ जस्टिस ऑफ जो भी हमारे जितने भी बड़े पोजिशंस हैं वो किस किस तरीके से काम करेंगे, उनके पावर उनको किस किस तरीके की पावर दी गई है, वो सारी की सारी हमें हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलती है। अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम लोग अपनी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक प्यारा सा बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आप देखते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग बात करते हैं फुटबॉल के बारे में या फिर सॉकर के बारे में, हम देखते हैं कि अ रेफरी हैज फुल अथॉरिटी। जैसे एक रेफरी होता है, मान लो कि कोई फुटबॉल का गेम हो रहा है, इस फुटबॉल के गेम के अंदर आप देखते हैं कि जो रेफरी है, जो मैच को एक तरीके से एम्पायर होता है, उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि भैया वो क्या करे, वो पूरे तौर पर ये जिम्मेदारी रखता है कि जो गेम खेला जा रहा है ना उसके अंदर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। व्हेन अ प्लेयर डू नॉट डू समथिंग अगेंस्ट द रूल, मान लो कि कोई प्लेयर है जो आप देखते हैं कि अगेंस्ट चल रहा है, जो रूल्स बने हुए हैं उसके खिलाफ चलता है, तो भैया रेफरी क्या करता है दोस्तों, आप देखते हैं कि रेफरी उनको अलग अलग तरीके के कार्ड दिखाता है, ये बताता है कि तुमने ये गलत करा है और उनको रेड कार्ड देकर गेम से बाहर कर देता है। तो जैसे आप देखते हैं कि सॉकर गेम के अंदर या फिर फुटबॉल के मैच के अंदर रेफरी है, रेफरी का काम क्या है, ये भैया जो रूल्स बने हुए हैं सब लोग उसको फॉलो करेंगे और अच्छे तरीके से ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, और अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम्हें एक तरीके से आप देखते हैं कि पनिशमेंट मिलेगी। तो कुछ उसी तरीके का काम हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का होता है कि भैया रूल्स बने हुए हैं और सबको उस रूल के हिसाब से चलना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हमें देखने को मिलती है ना। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, क्या आ सकता है सर, हम लोग बहुत बार सुनते आते हैं और हमने बहुत बार सुना है कि भैया इंडिया के अंदर बहुत सारे लॉज हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे कानून हैं। आखिर ये लॉ वर्ड या फिर ये कानून वर्ड का मतलब क्या होता है सर, एक बार हमें समझाइए। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें कि सम रूल्स दैट आर मेड बाय द लेजिस्लेचर आर ऑल्सो नोन एज लोकसभा एंड राज्यसभा इन इंडिया फॉर द ओन कंट्री आर कॉल्ड लॉ। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही आप देखते हैं दोस्तों कि एक बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन इसके सामने है कि भैया हमारी कंट्री के अंदर वो सारी रूल्स जो हमारी पार्लियामेंट ने बनाई है, जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा ने बनाई है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग अपनी कंट्री के अंदर लॉ कहते हैं, है ना। अब ये जो लॉ है बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों कि हमारी सोसाइटी को चलाने में बहुत सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, है ना। अब किसी भी कंट्री के अंदर अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, अगर हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे लॉज नहीं होंगे, तो आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत काम कर सकता है। जैसे कि लॉ बना हुआ है कि आप क्या नहीं कर सकते दोस्तों कि आप किसी को भी परेशान नहीं कर सकते, या फिर आप देखते हैं कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो आपको उसके खिलाफ सजा मिलेगी, है ना। ये बातें आप सभी को पता है। तो बेसिकली क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर वो सभी रूल्स जो पार्लियामेंट के जरिए बनाए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जरिए बनाए गए हैं, उन्हीं को हम लोग लॉज कहते हैं। और लॉज बनाए गए हैं इसलिए ताकि हमारी सोसाइटी सही तरीके से फंक्शन कर सके, और अगर कोई लॉज को नहीं मानता, गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है, तो उसको आप देखते हैं दोस्तों की सजा दी जाती है, उनको पकड़ा जाता है और उनको आप देखते हैं दोस्तों की सजा दी जाती है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां से हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ
बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस वाले हमारे टॉपिक्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसके ना हमें दो मेन एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, या फिर इसकी दो अंडरस्टैंडिंग या फिर दो तरीके की पिक्चर हमारे सामने आती है। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों कि इन जनरल वे में हम देखें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कि भैया हमारी कंट्री का आप देखते हैं दोस्तों की पूरी की पूरी कंट्री किस तरीके से चलेगी उसके रूल्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं कि ऑल द लॉज हैव टू कंफर्म टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, के जितने भी हमारे कंट्री के अंदर रूल्स बन रहे हैं ना, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट आई, हमारे लीडर्स आए, लीडर्स कंट्री को चलाने के लिए रूल्स बनाते हैं। अब ये जितने भी रूल्स बनाए जा रहे हैं ना ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, ऐसा ना हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर रूल्स और रेगुलेशंस बनाने लग जाएं। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लॉज कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशन विद द पीपल। तो बेसिकली अगर आप लोग देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे तौर पर गवर्नमेंट पर एक तरीके से ये ऑब्लिगेशन लगाता है कि भैया गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रहकर काम करने हैं, लोगों की भलाई के काम करने हैं और लोगों को एक तरीके से अपलिफ्ट करने के काम करने हैं, है ना। अच्छा, हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है आप देखते हैं दोस्तों कि इसके दो मेन एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि जो हमारी डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ होती है, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, स्टेट गवर्नमेंट हुई या फिर जो हमारी लोकल गवर्नमेंट हुई, उनके बीच में किस तरीके से पावर्स बटी होंगी, उनमें कौन ज्यादा पावरफुल होगा, क्या क्या कौन सी गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट और सिटीजन कैसे काम करेंगे, कि गवर्नमेंट और सिटीजन कैसे एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और सिटीजन्स की वजह से ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो प्रोमिसेस किए हैं, है ना। गवर्नमेंट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट एक ग्रुप है ना। हमारी गवर्नमेंट क्या है कि एक ग्रुप है कि जो लोग मेजोरिटी हासिल कर लेते हैं, जैसे अगर हम लोग लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जिनके 272 मेंबर्स जीत जाते हैं उन्हीं को गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है। अब ये जो गवर्नमेंट आई है, ये जो लोग जीत कर आए हैं, इन्होंने वादे किए होते हैं, इन्होंने प्रोमिसेस किए होते हैं इलेक्शन टाइम पर। अब इन्हीं इलेक्शन टाइम्स को पूरा करने की जिम्मेदारी आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि इन 5 सालों में तुम्हें करनी होगी, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में रिलेशन होता है और उसी के साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका रिलेशन जो है दोस्तों हमारी डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसको भी हम लोग देखने को मांगते हैं। अच्छा, रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल, तो यहां पर हम लोग इसको और अच्छे तरीके से एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप लोग देखें दोस्तों कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट की बात करता है। हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा देश संविधान से चलता है, हमारी कंट्री के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसी के हिसाब से हर चीजें की जाएंगी। अब कंट्री को संभालने के लिए 5-5 साल की हमारी गवर्नमेंट आती है। हमारी गवर्नमेंट के ऊपर आप देखें दोस्तों कि गवर्नमेंट सही तरीके से काम करे, इसके लिए हमारी कंट्री में 3 बड़े डिपार्टमेंट्स या फिर 3 बड़े ऑफिसेस हमें देखने को मिलते हैं। एक को कहा जाता है लेजिस्लेचर, एक को कहा जाता है जुडिशरी और दूसरे को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लेजिस्लेचर को ही हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। लेजिस्लेचर क्या करती है भैया, ये कंट्री को चलाने के रूल्स बनाती है, लेकिन जो भी रूल्स पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कुछ ऐसा काम कर देगी जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है। अगर ऐसा होगा तो वो रूल्स नहीं बन सकता, है ना। तो लेजिस्लेचर का काम है कंट्री को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, कानूनों को बनाना। उसी के साथ जो हमारा आप देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव का काम है कि भैया जो रूल्स बन गए हैं उनको इंप्लीमेंट करना, यानी कि अब इंप्लीमेंटेशन की बात है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, वो सारे के सारे हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं कि गवर्नमेंट ने या फिर जो हमारी लेजिस्लेचर ने जो रूल्स बना दिए हैं उनको इंप्लीमेंट करो भाई। ये सारे के सारे हमारा एग्जीक्यूटिव करता है। और उसी के साथ साथ जो हमारा तीसरा डिपार्टमेंट है जिसे हम जुडिशरी कहते हैं, जुडिशरी का काम होता है कि भैया अगर किसी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा, अगर कोई आप देखते हैं कि रूल्स को तोड़ रहा है तो उनको पनिश करने की जिम्मेदारी, या फिर अगर किसी के साथ आप देखते हैं कि इनजस्टिस हुआ है उनको जस्टिस दिलाने की जिम्मेदारी भी हमारी जुडिशरी की होती है। और इन तीनों डिपार्टमेंट्स को, इन तीनों आप देखते हैं कि ऑफिस को एक इक्वल आप देखते हैं कि पोजिशन दी गई है, कि तीनों को एक तरीके से इक्वल पावर दी गई है ना। और ये तीनों क्या करते हैं दोस्तों कि एक दूसरे के साथ मिलकर हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब देखिए, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए आप देखते हैं दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया था। अब ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसको हम देखते हैं दोस्तों कि बनाया गया है कब, हम देखते हैं कि इसको 1946 में बनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने से पहले हमें कैबिनेट मिशन आते हुए देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन को ध्यान में रखकर ही हमारी कंट्री के अंदर आप देखते हैं कि क्या किया जाता है, हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाते हैं।
और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करती है दोस्तों, आप देखते हैं कि दिसंबर 1946 से लेकर आप देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 तक क्या करती है, 2 इयर्स, है ना, 2 साल 11 मंथ्स, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि 18 डेज में जाकर हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करती है। और उसके बाद तैयार तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को, इसको इंप्लीमेंट कब किया जाता है दोस्तों, हम देखते हैं कि 26 जैन 1950 को हमारी कंट्री को एक रिपब्लिकन कंट्री बना दिया जाता है, हमारी कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री बन जाती है, यानी कि अब कंट्री किससे चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगी। इसको हम डिटेल से आज ही के लेक्चर में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसको तो हमने समझा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें दिखता है कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसको सही तरीके से चलाना होता है ताकि गवर्नमेंट सही तरीके से काम करे, हमारा जुडिशरी, लेजिस्लेचर और हमारा एग्जीक्यूटिव सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सके। हमारी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ फंक्शंस हैं, ये किस तरीके से काम करता है इसे समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम है टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर द मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस अमंग्स मेंबर ऑफ द सोसाइटी। कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अश्योरेंस देता है कि कंट्री के अंदर रहने वाले जो सभी लोग हैं वो एक तरीके से पूरे तौर पर सेफ हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कंट्री के अंदर कोई पावरफुल बंदा है तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी पावर का, अपने पैसे का या फिर किसी चीज के जरिए जो जिन लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं है उनको दबा सकता है। क्योंकि कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, कंट्री के अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कानून है, लॉ है, हर एक बंदा कानून के अंडर है और हर एक इंसान को क्या करना है, बेसिकली क्या करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। कानून की नजर में सब इक्वल होंगे और एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसमें हर एक इंसान के जो आपको दिखते हैं कि राइट्स उनको इंश्योर किया जाएगा। टू उसी के साथ साथ टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन दिस सोसाइटी। उसी के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह भी बताता है कि भैया हमारी जो सोसाइटी होगी, हमारी जो कंट्री होगी, उसके अंदर पावर किसको दी जाएगी, है ना। हमारे जो लीडर्स होंगे वो डिसीजंस लेंगे और ये जो डिसीजंस लेंगे हमारे लीडर्स ये किस तरीके से काम करेंगे ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताया गया है। उसी के साथ टू सेट लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट जो होगी ना वो अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट के लीडर्स अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लीडर्स को पूरे तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें बताई गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से कहता है कि कंट्री को चलाना है उसी तरीके से उनको अपनी कंट्री को चलाना होगा। उसी के साथ साथ टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बात करता है कि कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट होगी वो पूरे तौर पर ये इंश्योर करेगी कि जो भी लोग हैं उनकी जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं कि भैया हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें अच्छे रिसोर्सेज चाहिए, हमें अपने आप को डेवलप करना है, इस पूरी चीज को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट की होगी। और गवर्नमेंट पूरे तौर पर क्या करेगी, एक अच्छी सोसाइटी को फुलफिल करेगी। उसी के साथ साथ टू एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, कि भैया लोग जो हैं वो एक तरीके से कंट्री के साथ अपनी आइडेंटिटी को जोड़कर पहचाने जाएंगे, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है कि हर एक इंसान अपनी लैंग्वेज के साथ जाना जाता है, हर एक इंसान जो होता है वो अपने कल्चर के साथ जाना जाता है, अपने रिलीजन के साथ जाना जाता है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारी पहचान किससे होगी दोस्तों, हमारी पहचान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से होगी। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वी आर फर्स्ट इंडियंस, है ना, कि हम लोग पहले इंडियन होंगे, हमारी पहचान हमारे इंडियन होने के तौर पर पहचानी जाएगी, है ना। उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हमें दिखते हैं, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे हमें दिखता है कि एग्जीक्यूटिव हो, इन सभी को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करना होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें बताई गई हैं उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो होगी पूरे तौर पर अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड देयर रिलेशन विद द गवर्नमेंट। हमारा अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने आया है ना, हमने अभी तक पीछे आप सभी के साथ जो हमारे फंक्शंस रहे थे, कांगिया भैया हमने आप सभी के साथ दोस्तों क्या किया था, हमने अभी तक आप सभी के साथ जो अपने फंक्शंस रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको डिस्कस किया। अब एक सवाल आप सभी के सामने आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या होते हैं वो देख लिए। सवाल आएगा सर व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी तो देश चल सकता है ना, कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कंट्री को चलाया जाता है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन और वो चल रही हैं। क्या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा किया जा सकता था कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी देश के लिए संविधान की क्या जरूरत है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, हमें बता देता है कि भैया जो पावर है ना, कंट्री को चलाने की जो पावर है वो गवर्नमेंट के सभी सेक्टर्स के बीच में बटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि पावर किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास होगी या फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास होगी। जुडिशरी हुआ, लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, इन सभी के बीच में पावर का आप देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये सभी लोग मिलकर कंट्री की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे।
अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो भैया कोई भी अपने आप को पावरफुल कर लेता, किसी तरीके इन ऑर्गन्स के बीच में ही या फिर इन डिपार्टमेंट्स के बीच में ही हमें झगड़ा होते हुए दिखता। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड देयर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट। भाई आप और हम अपने नेताओं से खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपको हमने चुना है, आपने हमसे वादा किया था कि आप वाईफाई लगवाएंगे, आपने कहा था कि पक्की सड़कें देंगे, आपने कहा था कि आप हमारे यहां पर डेवलपमेंट कर कर लाएंगे। कोई सिटीजन आखिर कैसे अपने लीडर से ये बात कर सकता है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट्स देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट्स देता है कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए अकाउंटेबल है। हम सवाल पूछेंगे और उनको जवाब देना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही है कि लीडर्स अकाउंटेबल हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, सिटीजन्स पूछेंगे और जो हमारे लीडर्स हैं उनको आंसर्स देना होगा और उनको गवर्नमेंट को एक तरीके से अकाउंटेबल बनाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसी के साथ साथ अगर आप देखें दोस्तों कि इट गारंटीज ट्रस्ट दैट इट इज नेसेसरी फॉर दी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। देखो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हमारी कंट्री के अंदर यूनिफिकेशन आती है। हम सभी लोग क्या है दोस्तों कि अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, अलग अलग कल्चर में बटे हुए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सभी को इक्वली ट्रीट कराया है। हमें ये बताया है कि भैया हम सभी इक्वल हैं, हम सभी एक तरीके से पूरे तौर पर समान हैं और हमारे बीच में किसी भी तरीके का आप देखते हैं कि डिफरेंस नहीं है, किसी भी तरीके की हमें असमानता देखने को नहीं मिलती है। और एक ऐसी सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बनती है जहां पर सब लोग पीसफुली रहने के लिए तैयार होते हैं। दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी के साथ साथ इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हिच मींस हु विल हैव द पावर एंड व्हाट डिसीजंस विल दे बी रिस्पांसिबल फॉर। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें यह बताता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस किस तरीके से होंगे, जो लोग जीतेंगे वो किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट के क्या क्या काम होंगे, गवर्नमेंट अगर सही तरीके से काम नहीं कर सकती है तो उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा, उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो सारी की सारी पॉलिसीज ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही बनते हुए देखते हैं। उसी के साथ साथ इट लेज डाउन लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड मेक्स द सिटीजन अवेयर ऑफ देयर राइट। भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही एक तरीके से गवर्नमेंट की लिमिटेशंस रोक के रखता है। अब ये जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं ये अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हैं, ये चाहे किसी भी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, अपने फेवर में काम कर सकते हैं। इनके ऊपर डर बना रहता है और ये डर क्या है बेटा? ये डर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर काम नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर काम करेगी तो जुडिशरी आ जाएगी, हमारा सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा कि भाई ये तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर काम कर रहे हो, उस कानून को हटाओ, है ना। ऐसा हुआ है बहुत बार, आप देखते हैं दोस्तों। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि सिटीजन्स अवेयर रहते हैं, सिटीजन्स के पास राइट रहता है, वो अपने इलेक्टेड बंदों से पूछते हैं कि हमने आपको चुना है और आपको चुना गया था काम के लिए, आपने काम किया कि नहीं किया, इसका आपको आंसर देना होगा। ये हो पाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया जाए दोस्तों तो सिटीजन्स के पास किसी भी तरीके का कोई राइट नहीं बचेगा। सिटीजन्स एक तरीके से बिल्कुल आप देखते हैं नल एंड वॉइड में चले जाएंगे, कोई भी उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है, कॉन्स्टिट्यूशन मजबूती से आगे बढ़ाता है, कॉन्स्टिट्यूशन मोटिवेट करता है लोगों को। उसी के साथ साथ इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल फॉर बिल्डिंग अ गुड कम्युनिटी और गुड सोसाइटी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बनती है, कंट्री एक अच्छी कंट्री बनती है, सब में इक्वालिटी आती है, सब में एक तरीके से आप देखते हैं ब्रदरहुड वाली फीलिंग आती है, किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता, कानून की नजर में सब समान होते हैं। तो एक कंट्री को, अच्छी कंट्री को बिल्ड करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। उसी के साथ साथ इट डिफाइंस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा या प्रेसिडेंट वाला सिस्टम होगा, और अगर इलेक्शंस होंगे तो किस तरीके से होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखे होते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस चीज को फॉलो किया जाता है तो उस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही सही तरीके से हमें चलता हुआ देखने को मिलता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ अ रूल दैट अलाउज द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। के लोग जो होते हैं उनके पास राइट्स होते हैं और हर एक इंसान जो है बेसिकली क्या करता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को अकॉर्डिंग ही काम करता है, जो राइट्स उसको दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अगर हर इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए तरीकों के हिसाब से काम करता है तो हर काम बिल्कुल सही होगा, और जब हर काम सही होगा तो ऑटोमेटिकली कंट्री की डेवलपमेंट हमें होते हुए दिखती है। और इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द सेपरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर जस्ट सोसाइटी, है ना। तो ये सब चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर हमें होते हुए देखने को मिलती हैं। अब कुछ हमारे मेन फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको भी हम लोग एक एक कर देखने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो देख लिया, फीचर्स देखें,
कुछ उसी के साथ साथ हमने व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन वो देखा। अब कुछ डिटेल्स एनालिसिस करेंगे हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में। अगर बात की जाए दोस्तों कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज डिस्टिंक्ट एंड यूनिक फीचर्स एज कंपेयर टू द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही बहुत ही अनोखा और बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। बात अगर की जाती है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो चेयरमैन रहे हैं, किसके बेटा, चेयरमैन रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सारी कमेटीज बनाई गई थी और उन्हीं में से एक कमेटी है जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के लोगों का नाम काम था कि भैया ड्राफ्ट करना, लिखना, तैयार करना कॉन्स्टिट्यूशन को। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे दोस्तों आप लोग देखते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। और आप देखते हैं कि इट इज उसी के साथ साथ पुट इट्स फार्म्स हैड ट्राइड टू एक्यूमुलेट एंड अकोमोडेट द बेस्ट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन लोगों का काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बेहतर बनाना कि भैया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बढ़िया बन सके। और इसके लिए आप देखते हैं दोस्तों कि इन लोगों ने बहुत थोरो रिसर्च की और इस थोरो रिसर्च के बाद ही आप देखते हैं कि इंडिया के सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग आते हुए देखते हैं, है ना। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी रही, जिन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन में फॉर्मेट किया, इसके अंदर अगर आप लोग देखें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्शियली रिजिड है और उसी के साथ साथ हमें फ्लेक्सिबल भी देखने को मिलता है। देखो, रिजिड का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें बिल्कुल भी आप देखते हैं कि चेंज नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से हम लोग जो आप देखते हैं दोस्तों की राइट टू फ्रीडम है, या फिर देखें कि राइट टू योर स्पीच है, या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि आपका जो राइट है आपके रिलीजन को फॉलो करने का, उसको हटा नहीं सकते। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में है। कुछ भी करके गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, इस बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं छेड़ सकती। कंट्री के अंदर से आप देखते हैं कि जो इक्वालिटी है कंट्री के बीच में, आप देखते हैं दोस्तों कि सोशल जस्टिस है, उसको हटाया नहीं जा सकता। जो हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। कि फ्लेक्सिबल, रिजिड का मतलब क्या है? रिजिड का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ही चेंज नहीं हो सकती हैं, विच मीन्स कंट्री का आप क्या देखते हैं कि हमारे देश के जो संविधान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें चेंज होता हुआ दिखता है। तो भारत का संविधान आप देखते हैं कि कठोर भी है और लचीला भी है। मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स में आप चेंज कर सकते हैं, वहीं कुछ पार्ट्स के अंदर आपको बिल्कुल भी चेंज करने की इजाजत नहीं दी गई है। इट इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्प्लिट। इट हैज फेडरल एज वेल एज यूनिटरी फीचर। देखो, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम लोग देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि हमारी कंट्री को क्या करा जाएगा, हमारी कंट्री को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। हर स्टेट गवर्नमेंट यही काम करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी कंट्री को क्या करेगी दोस्तों? आगे बढ़ाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को आगे बढ़ाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएगी। जब भी हम लोग फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एक सबसे पहली तो डेफिनेशन ये दिखती है कि पूरे कंट्री के लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी और हर स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी। उसी के साथ जो सेकंड हमें एक्सप्लेनेशन दिखती है फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें हमें दिखता है कि वहां पर हमें डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पंजाब का रहने वाला हूं तो मेरे को पंजाब की सिटीजनशिप भी कही, पंजाब का सिटीजन भी कहा जाएगा और इंडिया का सिटीजन भी कहा जाएगा। क्या हमारी कंट्री में ऐसा होता है? नहीं। हमारी कंट्री के अंदर हमने सिंगल सिटीजनशिप को रखा है ना। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल भी है, क्योंकि यहां पर दो गवर्नमेंट हमें दिख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, है ना। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर यूनिटरी फीचर भी है। यूनिटरी फीचर का मतलब कि हमने जो सिटीजनशिप का डुअल स्ट्रक्चर था उसे न अपनाकर सिंगल स्ट्रक्चर को अपनाया है। उसी के साथ साथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम विच इज रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय द ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंट्री का हर इंसान, कंट्री का हर इंस्टीट्यूशन, चाहे आप हमारा पार्लियामेंट को देखते हैं, चाहे हमारी जुडिशरी को देखते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव को देखते हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को देखते हैं, हमारी लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हैं, हर एक जो इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री के अंदर मौजूद है वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो बातें की गई हैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार होते हैं। बात की जाए हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न फॉर्म में है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करता है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी सिस्टम होगा, इलेक्शंस होंगे और इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, लोकसभा राज्यसभा होंगी। उसी के साथ साथ जो हमारे लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा सीटें जीतकर आने वाली पार्टी होगी वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी और गवर्नमेंट का हेड पीएम होगा।
उसी के साथ साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, ये बात आपको बताई गई। हमारी कंट्री के अंदर हम सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कंट्री के हर सिटीजन के पास आपको फंडामेंटल राइट्स दिखेंगे। सरकार आपको अधिकार देगी और ये आपके अधिकार आपसे कोई भी नहीं छीन सकता किसी भी सिचुएशन में अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी। उसी के साथ हमारे को फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब कि एक सिटीजन होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारे कुछ कार्य हैं जो हमें अपनी कंट्री के लिए करने होंगे, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। हमारी कंट्री एक सेकुलर स्टेट है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, या फिर एक सेकुलर कंट्री है जहां पर किसी एक रिलीजन को स्टेट का रिलीजन या फिर कंट्री का रिलीजन नहीं बनाया गया। इंडिया में हर रिलीजन को समान माना गया है और उसी के साथ साथ हर रिलीजन को सम्मान दिया गया है। इंडिया के अंदर हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट किया गया है और हर रिलीजन को आप देखते हैं कि रिस्पेक्ट दी गई है। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हमारे सामने प्रेजेंट करती है। अब एक एक कर जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक पूरी लंबी आप देखते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत लगी है। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में दोस्तों आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। अब एक एक कर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये देखेंगे कि जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, संविधान को बनाया गया, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ना दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ डाला, है ना, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो बेहतरीन बातें थी उनको एक एक कर हमने इस्तेमाल किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको ऐड ऑन किया। तो हमारी कंट्री के अंदर जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अंदर अगर आप देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया के अंदर बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा एक कानून था, जिसमें यह कह दिया गया था कि भैया इंडिया के अंदर जो स्टेट लेवल पर इंडियंस गवर्नमेंट बना सकते हैं और स्टेट लेवल पर जो इंडियंस गवर्नमेंट बनाएंगे इनका सीएम भी होगा। और 1935 में बहुत सारी जो हमारी स्टेट थी जो ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ करती थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें ली गई हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने यानी कि जो हमारा स्टेट इलेक्शन से उनको रखा है, उसी के साथ साथ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है, उसी के साथ साथ कनाडा के संविधान से लिया है, हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है। तो एक एक कर इन सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लोग डिस्कस करना कर देखते हैं और क्या क्या चीजें हमने कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं उसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले यूके ब्रिटेन के हमने कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, संविधान से क्या लिया है कि जो प्रेसिडेंट का स्ट्रक्चर होता है कि जो हेड होगा स्टेट का वो प्रेसिडेंट होगा, है ना। और जैसे वहां पर तो आप देखते हैं कि जो हेड ऑफ द स्टेट है या फिर जो कंट्री का हेड है वो क्वीन होती है या फिर किंग होता है। हमारी कंट्री के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि प्रेसिडेंट होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। कंट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर होगा, ये हमने यूके से लिया है। कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनेगी। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का मतलब कि कंट्री के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप देखते हैं कि भारत के अंदर हमें लोकसभा राज्यसभा दिखेगी और लोकसभा और राज्यसभा के जरिए हम लोग देखते हैं कि हमारे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस ऑफ कॉमर्स जैसे ब्रिटेन में हमें दिखता है उसी से सिमिलर हमारी कंट्री में भी ये 2 हाउस या फिर 2 सदन बनाए गए हैं। एक लोअर हाउस होगा जो मोर पावरफुल होगा, यानी कि एक लोकसभा होगी जिसको ज्यादा पावर दी गई है। ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से कॉपी की है। उसी के साथ साथ हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं यानी कि मिनिस्टर्स का ग्रुप जिसे हम लोग कैबिनेट भी कहते हैं, और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या करेंगे, बेसिकली हमारे लोअर हाउस या फिर लोकसभा से आएंगे और कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे। उसी के साथ साथ जो लोकसभा का स्पीकर होगा, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो भी जो प्रोविजन है वो भी हमने यूके या फिर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। और ये जो बेसिकली लोकसभा का स्पीकर बनता है उसी पार्टी का बनता है जिसको मेजोरिटी लोकसभा में मिली होती है। तो ये कुछ चीजें हमने ब्रिटेन या फिर यूके से ली हैं। बात अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से की जाए तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के भैया जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है वो बेसिकली हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एक रिटन फॉर्म में है, तो उसी को आधार बनाकर हमने अपनी कंट्री का भी जो संविधान है उसको रिटन में ही तैयार किया। उसी के साथ साथ हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होंगे कि सिटीजन्स को हम लोग फंडामेंटल राइट्स देंगे। हर सिटीजन के पास मौलिक अधिकार होंगे और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि हर सिटीजन के साथ जो भी मौलिक अधिकार है वो उनको मिले रहे। उसी के साथ साथ कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट होगी और कंट्री के अंदर हम लोग देखते हैं भारत के अंदर अपॉइंटमेंट किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। तो जो ये वाइस प्रेसिडेंट का आइडिया है वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। वाइस प्रेसिडेंट की एब्सेंस में काम करता है और इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखें कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारी राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं, है ना। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि हेड ऑफ द स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट एंड प्रोविजन ऑफ द स्टेट भी हमें देखने को मिलेगा। जुडिशियल रिव्यू भी हमें यहां पर देखने को मिलता है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमने यहां पर आपके सामने रखी हैं कि प्रोविजंस ऑफ स्टेट होगा या फिर जुडिशियल रिव्यू की। अगर आप देखें कि जब
स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अगर कोई वर्डिक्ट आता है जुडिशरी का, तो उसको जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो कंट्री के अंदर गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है उस पर नजर रखेगा। ये जिम्मेदारी भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अगर हम बात करते हैं जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से काम करेगा, ये हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद कनाडा के सिस्टम से हमने फेडरल सिस्टम लिया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी, ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ना। और इस तरीके से पावर होगी उसको भी हमने आप देखते हैं कि कनाडा से लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है दोस्तों, आप देखते हैं कि प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर कोई चेंज करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स लिया है कि हर स्टेट की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, हर स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्तेमाल की है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है दोस्तों कि लॉ ऑन विच दी सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस, के सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से काम करती है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आपके सामने रखा है। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन या फिर उस टाइम पर जिसे यूएसएसआर कहा जाता था, फंडामेंटल ड्यूटीज के एक सिटीजन होने के नाते आपकी क्या क्या ड्यूटीज है वो हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और 5 ईयर प्लान यानी कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो क्या करती है, इंडिया के अंदर बेसिकली 5 साल की प्लानिंग करती है। और ये जो 5 ईयर प्लान का आइडिया है वो हमने क्या किया है दोस्तों, आप देखते हैं कि इंप्लीमेंट किया है रशिया से। उसी के साथ साथ जर्मनी का, या फिर उस टाइम पर हम इसे वाइमर रिपब्लिक या फिर वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा करते थे हिटलर के टाइम के आसपास का, कि जो इमरजेंसी के अंदर जो हमारे प्रोविजंस होंगे, हमारी कंट्री में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर आप देखते हैं कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ले लिए जाते हैं और कंट्री में इमरजेंसी इंपोज की जाती है। तो देश के अंदर इमरजेंसी किस किस सिचुएशन में हम लोग लगा सकते हैं, जो इमरजेंसी के सारे आइडियाज हैं वो हमने आप देखते हैं कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो यहां पर हमारी कंट्री के संविधान को बनाते समय, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जब गया, तो हमने कहां से कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या चीजों को अपनी कंट्री के अंदर इंक्लूड किया, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, वो तो हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि इस बारे में कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो इसके लिए हमने बहुत सारी कमेटीज बनती हुई देखी। जब हमने हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आप देखते हैं कि बहुत सारी कमेटीज को बनाया और इस कमेटीज के जरिए ही आप देखते हैं कि कंट्री के देश के संविधान को या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। तो इनके चेयरपर्सन कौन रहे थे, कौन हेड रहे थे, उनको एक एक कर देखते हैं और यहां से सीधे सीधे सवाल आपके पेपर के अंदर आए हैं, तो इसको हम लोग जल्दी से आपके सामने यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, पेश करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन आपके सामने नहीं रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हम लोग आपके सामने नहीं रहने देते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रही है, हेड मेजर कमेटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, के बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत सारी कमेटीज को बनाया। कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो अगर हम लोग देखें कि जो हमारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर को लेकर जो कमेटी बनी थी उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी उसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्टीयरिंग कमेटी जो थी दोस्तों उसके हेड बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद साहब। फाइनेंस स्टाफ कमेटी जो देखेगी कि किस तरीके से खर्चा हो रहा है उसके हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। प्रेसिडेंशियल कमेटी जो थी उसके अंदर हेड आप देखते हैं कि अलाकिदी कृष्ण स्वामी अय्यर को बनाया गया था। हाउस कमेटी को आप देखते हैं दोस्तों कि डॉक्टर पल्लाबटी को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी साहब को दी गई थी और एडवोकेट HOC कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग, कि कंट्री का फ्लैग क्या होगा, उसकी क्या क्या आप देखते हैं कि लाइन लेंथ रहेगी, क्या उसकी पूरी की पूरी आप देखते हैं डायमेंशंस रहेंगी, उसके लिए राजेंद्र प्रसाद साहब को ही जिम्मेदारी दी गई थी। तो मेजरली आप देखते हैं कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है और इसके अंदर जो BR अम्बेडकर जी का कॉन्ट्रीब्यूशन था वही हमसे पूछा जाता है। फिर कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कि भैया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली किस तरीके से काम करेगी, इसी को लेकर एक कमेटी बनी थी जिसको GV मावलंकर को आप देखते हैं दोस्तों कि GV मावलंकर साहब को इसका हेड बनाया गया था। फिर स्टेट कमेटी थी कि हर एक स्टेट की एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसका हेड जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता रहा है। उसी के साथ साथ एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल राइट्स, के भैया फंडामेंटल राइट्स होंगे कंट्री के अंदर, हमें फंडामेंटल राइट्स रखने हैं अपने सिटीजन्स के लिए और माइनॉरिटी और ट्राइबल लोगों को भी राइट देने हैं। इसके जो हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी कमेटी है पेपर में। ये टिपिकली कुछ कमेटीज तो हैं बहुत सारी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर जो हमारी माइनॉरिटी और सब कमेटी थी, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो कंट्री के माइनॉरिटीज हैं है ना, उनका ध्यान रखा जा सके, जिनकी पॉपुलेशन कम है
कंट्री के अंदर 80% तो हमारी कंट्री के अंदर अगर आप लोग देखें करंट टाइम के अंदर जैसे, है ना, तो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। इसके अलावा भी आप देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर दूसरे रिलीजन, दूसरे फेथ के लोग देखते हैं। तो जो माइनॉरिटीज लोग हैं उनका ध्यान रखा जा सके, माइनॉरिटी हमारी एक सब कमेटी बनती है जो HC आप देखते हैं कि मुखर्जी जी के द्वारा होती है। उसके बाद फंडामेंटल राइट सब कमेटी है JB कृपलानी जी के द्वारा होती है। फिर यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर हमें देखने को मिलती है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास स्टेट्स कमेटी थी, उसी के साथ साथ यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, जिसके अंदर स्टेट की क्या पावर होगी और उसी के साथ साथ वो किस किस तरीके से काम करेगी, ये सब काम ये कमेटी के जरिए हम लोग देखते हुए कर रहे थे। हमारी कंट्री के अंदर आपको दिखता है पिरम्बल, है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि हमारी कंट्री के अंदर हमें दिखता है पिरम्बल, और इस पिरम्बल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं कि अगर आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारी पिरम्बल या फिर प्रस्तावना है उसे आप देखती है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं। चलिए एक एक कर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जो पिरम्बल है उसके सारे वर्ड्स को हम लोग समझते हैं। तो अगर फर्स्ट वर्ड को अगर हम लोग देखें जो हमारा पिरम्बल है, जिसमें हम कहते हैं कि वी द पीपल। वी द पीपल का मतलब है कि भैया इंडिया जो है वो क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि बेसिकली इंडिया के लोगों से मिलकर बना है, और इंडिया के लोग क्या करते हैं दोस्तों, इंडिया को यूनाइट करते हैं, है ना। और 1976 के 48 अमेंडमेंट के अंदर आप देखते हैं कि विच इंस्टेड ऑफ, इसके साथ आप देखते हैं कि इस पिरम्बल के अंदर हम लोग कुछ और चीजों को भी एड ऑन होते हुए देखते हैं, जैसे इसके अंदर सोशलिज्म हुआ, सेकुलरिज्म हुआ या फिर इंटीग्रिटी हुई, ये कुछ वर्ड्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। हमारी ये जो पिरम्बल रही है दोस्तों, अगर हम लोग इंडियन पिरम्बल की बात करते हैं, इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेट किया गया है। और इंडिया का जो ये पिरम्बल है, द पिरम्बल कैन बी रेफर्ड एज द प्रीफेस ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द एसेंस ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, कि पूरे संविधान में क्या लिखा है इसको समझने के लिए हमें भारत के इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा ये पिरम्बल है उसे समझना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, तो इसको अडॉप्ट किया गया, आप देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 बाय दी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड केम इनटू द इफेक्ट। और इसे लागू कब किया गया, इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। The preamble to the Constitution of India is the brief introductory statement, कि हमारा जो preamble है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें ब्रीफ इंट्रोडक्टरी देता है पूरी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में और सारी इंफॉर्मेशन हमें अच्छे तरीके से समझाता है। हमारी कंट्री के इसी कॉन्स्टिट्यूशन की preamble में हमें क्या दिखता है, जस्टिस वर्ड दिखता है। जस्टिस का वर्ड क्या है भैया, ये बात बताता है कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमी हर एक तरीके से आप देखते हैं कि लोगों को जस्टिस दिया जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव आप किसी भी कास्ट, जेंडर से आते हो। कानून की नजर में बाय दी आप क्या देखते हैं कि लॉ, कानून की नजर में आप लोग क्या देखते हैं कि सब समान होंगे। कोई बड़ा से बड़ा आदमी कोई गलत काम करेगा, कोई छोटा से छोटा आदमी गलत काम करेगा, सबको सेम पनिशमेंट मिलेगी, कानून की नजर में सब समान है। लिबर्टी की बात की गई है, द आइडिया ऑफ लिबर्टी रेफर्स टू द फ्रीडम, कि भैया कंट्री के अंदर सब लोग फ्रीडम है, कि आप किसी भी तरीके का कोई थॉट रखते हैं, किसी भी तरीके की किसी एक्सप्रेशन को रखते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, कोई भी रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको पूरी फ्रीडम है। किसी भी रिलीजन को मानो, किसी भी रिलीजन को ना मानो, कोई भी काम करना चाहो, कहीं भी रहना चाहो, कहीं भी जाना चाहो विद इन द कंट्री, तो आप कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होगी, आप जो काम करना चाहते हैं, है ना, कानून की नजर में वो कर सकते हैं। कंट्री के अंदर हमारी प्रेम्बल में आप देखते हैं कि दोस्तों हमें इक्वालिटी भी देखने को मिलती है, कि कंट्री के अंदर सब लोग इक्वल हैं, है ना। कंट्री की नजर में सब लोग इक्वल हैं, चाहे जेंडर के अकॉर्डिंग हो, कास्ट के अकॉर्डिंग हो, रिलीजन के अकॉर्डिंग हो, सब देश में इक्वल है, सब कानून की नजर में इक्वल है, किसी को सुपीरियर नहीं माना गया है। और सबको आप देखते हैं दोस्तों कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिक और सिविक तौर पर इक्वालिटी के तौर पर ही देखा गया है ना। उसी के साथ साथ हमारी कंट्री के अंदर हमें सेकुलरिज्म देखने को मिलता है। कंट्री के अंदर 48 अमेंडमेंट हुआ और हमारे संविधान के अंदर आप देखते हैं कि बदलाव कर कर सेकुलरिज्म वर्ड को यूज किया गया, कि भारत एक ऐसा देश है जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि भारत के अंदर सब धर्मों को, सब रिलीजन को इक्वल माना जाता है, और सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि सारे धर्मों को एक समान माना जाता है, और सारे के सारे रिलीजन एक दूसरे के साथ रहेंगे, और सब गवर्नमेंट जो होगी सबको इक्वली ट्रीट करेगी, किसी को फेवर नहीं देगी, ये बात हमें देखने को मिलती है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो टेल्स अबाउट दी फर्टेनिटी, कि भैया भारत के अंदर भाईचारा भी है, बंधुत्व की भावना भी है, कि लोग एक दूसरे को ब्रदरहुड के तरीके से देखेंगे, भाईचारे के साथ देखेंगे और एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे के आपको दिखता है दोस्तों की जो अलग अलग जीवन जीने के तरीका है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उससे एंजॉय करेंगे। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर आपको दिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कंट्री के अंदर आपको इलेक्शन होते हुए दिखता है, इलेक्शन होने के बाद जो लोग सबसे ज्यादा सीटें जीतते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं, चाहे स्टेट में हो या फिर सेंट्रल लेवल पर हो या फिर लोकल लेवल पर, और कंट्री के अंदर हर इंसान को एक वोट देने की बात की जाती है। ये हमारी कंट्री का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बताता है। हमारी कंट्री सॉवरेंट है। सॉवरेंट का मतलब क्या है कि कंट्री भारत के अंदर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत की जमीन, भारत के जो लैंड है वो भारत का है, इंडिया का है। कोई बाहर की फोर्स आकर हम पर अटैक नहीं कर सकती है, हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थोप सकती है। इंडिया के जो इंटरनल और एक्सटर्नल मामले हैं वो इंडिया की गवर्नमेंट ही डील करेगी, और बाहर की कोई भी फोर्स आकर हमारे लोगों पर या फिर हमारी गवर्नमेंट को नहीं हटा सकती है। ये हमारी आप देखते हैं कि सॉवरेन नेचर के बारे में बात करता है। इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री। रिपब्लिकन का मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम लोग देखें, रिपब्लिक का मतलब होता है कि इंडिया ने बेसिकली आप देखते हैं दोस्तों की मोनार्की सिस्टम को हटाया, कि हमारे यहाँ कोई राजा नहीं होगा, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो किसी एक फैमिली से नहीं आएगा। हमारी कंट्री के अंदर जो अगर हेड ऑफ द स्टेट होगा वो आप देखते हैं दोस्तों कि एक तो लाइफ टाइम नहीं रहेगा, 5-5 साल के लिए देश का जो प्रेसिडेंट होता है वही हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो किसी एक फैमिली से नहीं आएगा, लाइफ टाइम नहीं रहेगा, और बल्कि आप क्या देखते हैं दोस्तों कि वो इलेक्टेड होगा, है ना। आप देखते हैं कि वो इलेक्टेड होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक परिवार विशेष से आ रहा है, और इसी को हम लोग रिपब्लिक कहते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब कि हमारी कंट्री के अंदर जो पूरे तौर पर हमें आता हुआ दिख रहा है जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हम देखते हैं दोस्तों कि वो एक तरीके से इलेक्टेड होगा, किसी एक फैमिली से आता हुआ नहीं दिखेगा। अब कुछ बातें रही हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गहराई के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताती हैं, जिसे कहा जाता है नीड टू अडॉप्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी। के हमारी कंट्री के अंदर आप देखते हैं कि हमने बहुत सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को यूज किया है और उनको अपने यहाँ पर कंप्लीट किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लॉज एंड मोरल वैल्यूज। वी नीड टू अडॉप्ट अ पॉलिटिकल फिलोसफिकल अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो हमारी कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल फिलॉसफी हमारे देश के संविधान में देखने को मिलती है। क्या? वी नीड टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कंट्री का जो देश का संविधान है उसका कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, कि वो किस तरीके से बातें कर रहा है, उसको हम देखते हैं। वी मस्ट हैव अ बेटर ग्रास्प टू सेट द आइडियाज एंड व्हाट the constitution says. The philosophical treatment of the value of incomplete if a detailed justification it is not provided. तो देश का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आप बताते हैं कि बात करता है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, सब इक्वल ट्रीट करें, सबको इक्वली मिले, कानून की नजर में सब समान हो, इस तरीके की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने करता है। अब हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कि हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा उसको बनाने में पूरी कहानी क्या रही है, ये हमारा आज के चैप्टर का आखिरी पॉइंट होगा। इसको हम लोग आपके सामने रखते हैं कि पूरी कहानी क्या है, इसको एक एक कर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले एक एक कर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरीके से बन रहा है इसे हम लोग देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच केम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ 11th of December 1946। तो भैया एक टीम बनाई 11th of December 1946 को, और इसी ड्यूरेशन के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा, जिसकी 145 मीटिंग्स हुई, और इन्होंने क्या किया दोस्तों, ड्राफ्ट किया। क्या ड्राफ्ट किया भैया, आप देखते हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया, है ना। आप देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक रूल था 1909 में बना हुआ, फिर 1919 में और 1935 में जो उन्होंने रूल्स बनाए थे इंडिया से रिलेटेड, उसको भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपने सामने रखते हुए उसकी जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने की बात की। द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अमेरिकन बिल ऑफ राइट, और उसी के साथ साथ दी सोशल, आप देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो थे वो हमने क्या किया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। फाइनली जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को बनता है। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, और उसी के बाद से इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री और एक रिपब्लिकन कंट्री के नाम से जाना जाता है ना। अच्छा, ध्यान से देखिएगा कि फॉर द टाइम बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, इंडिया वुड बी गवर्नड इन अडोरेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो शुरुआती टाइम के अंदर अगर आप लोग देखें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंपैक्ट दिख रहा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के रिफ्लेक्शन से हमें दिखता था। द असेंबली मेट इन सेशंस ओपन टू द पब्लिक फॉर 166 डेज सेपरेट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 11 days एंड 18 months। तो अराउंड 166 के करीब मीटिंग्स होती हैं, जिसके अंदर हमें 2 साल 11 महीने
या 18 दिन की पूरी मेहनत दिखती है। और उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि दुनिया भर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद 26 नवंबर 1949 को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसके अंदर 284 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखते हैं दोस्तों अगले साल 26 है ना 26 नवंबर 1949 को ये बनता है, और फिर 26 जनवरी को इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं, है ना। 26 जनवरी को आप देखते हैं कि इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं। हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम लोग बना रहे थे तो उसके अंदर हमने कुछ बातों को ध्यान में रखा। क्या? सबसे पहले टू सेट अ यूनियन ऑफ इंडिया कंपेयरिंग ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो उस टाइम का जब हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस टाइम तक 1946 में पाकिस्तान तो डिवाइड नहीं था, तो जिस टाइम पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें हमने अपनी प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जिनमें राजा महाराजा रहा करते थे उनको भी इंडिया के अंदर इंक्लूड किया था। और उसी के साथ साथ जो ब्रिटिश इंडिया है, इंडिया का जो हिस्सा था जो उस टाइम पाकिस्तान इंडिया के अंदर इंक्लूडेड होता था, उसको भी लेकर हमारा पूरा का पूरा आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। टू सेट अप फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारी कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, स्टेट की अलग और सेंट्रल की अलग। टू सेट अ डेमोक्रेसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात थ्राइव करेगा कि देश में लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाए। टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड इट्स इंटीग्रिटी राइट्स ओवर द लैंड, कि हमारी कंट्री के अंदर आप देखते हैं कि इंडिया की जो सोवेनिटी है या फिर आप देखते हैं कि इंडिया का जो सॉवरेन नेचर है वो किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इंडिया आज़ाद कंट्री बनेगा और इसके अंदर आप देखते हैं कि कोई बाहर की कोई दूसरी पावर इंडिया को किसी भी चीज़ को फोर्सफुली इंप्लीमेंट कराने को नहीं कह सकती है। टू हेल्प इंडिया अटेन इट्स राइटफुल प्लेस, और इंडिया क्या करेगा दोस्तों, दुनिया के अंदर पीस को लेके चलेगा, और इंडिया वेलफेयर कमेटी, और इंडिया एक ऐसी सोसाइटी बनेगा जो सबको वेलफेयर करेगी, है ना। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने रहे थे। उसी के साथ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट फॉर टेम्परेरी टाइम, है ना। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट रहे थे। और आप देखते हैं दोस्तों कि ये एक तरीके से आपको क्या दिखता है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ऑन 9 दिसंबर 1946 आप देखते हैं कि इनको अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट, आप देखते हैं कि इनको आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। टेम्परेरी प्रेसिडेंट हमें आप देखते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा देखने को मिलते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब क्या थे दोस्तों, आप देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे चेयरपर्सन रहे थे। और कुछ इस तरीके से इंडिया के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी पूरी की पूरी बातें रही थी, इंप्लीमेंट रहे थे, उनको हमने अच्छे तरीके से आपके सामने यहाँ पर पेश किया। अच्छा, देखा जाता है कि हमारी कंट्री में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी रखा गया है कि स्टेट की क्या क्या काम होंगे, स्टेट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उसको हमने अपनी डीपीएसपी के अंदर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 जो है ना देश के संविधान का पार्ट 4, उसके अंदर हम देखते हैं कि ये डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स क्या है दोस्तों, कि ये गाइडलाइन है कि किस तरीके से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी उनको काम करना होगा और वो क्या चीजें हैं जो उनको नहीं करनी है। दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट दे आर नेवरथलेस फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड द सोशल एंड इकोनॉमिकल गाइडेंस, कि कंट्री के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट होगी, स्पेसिफिकली जो स्टेट गवर्नमेंट, उसको एक गाइडेंस देता है कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सोशली इकोनॉमिकली तुम्हें एक वेलफेयर गवर्नमेंट बनानी है। इस तरीके की बातें हमें डीपीएसपी में दिखती हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, दीज प्रिंसिपल्स कमांड द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस टू फॉलो सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल। कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर जिसको हमारी गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है और उसी के अनुसार उनको अपनी पूरी की पूरी पॉलिसीज को बनाना होता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा आप देखते हैं कि चेंज होता है जो 1976 में होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और उसी के साथ साथ रिजिड भी है। तो फ्लेक्सिबल कैसे है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पैरामीटर्स में चेंज कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं। 1976 में देश का 46 अमेंडमेंट या फिर संशोधन हमें होता हुआ दिखता है और इसके अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इंटरनल इमरजेंसी उस टाइम पर लग चुकी थी और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे ना, उसके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा रहा था। और उसी टाइम पर अगर आप लोग देखें कि हमारी जो जुडिशरी थी वो एक बहुत बड़ा आप देखते हैं दोस्तों कि रोल प्रोजेक्ट करती है। और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या किया जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि gave the directive principal procedure over the fundamental rights, the further imprisoned limits of the power and judiciary, raised the terms of the Lok Sabha and Vidhan Sabha for the 5 time। तो 46 अमेंडमेंट जो था उस टाइम तक आप देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर आप देखते हैं
कि जो टाइम पीरियड था वो 5 साल से 6 साल के लिए किया गया। उसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके अंदर हम लोग इंक्लूड होते हुए देखते हैं, है ना। चलिए, और उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट हमारी जो अचीवमेंट्स रही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उनको भी देख लेते हैं कि द शेयरिंग ऑफ विजन ऑफ फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वैल्यूएबल आउटकम ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। 1950 द मेकिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। 1950 के हिसाब से एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना देना एक ऐसे भारत के लिए जो कमजोर था, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टुडे कीपिंग इट अलाइव, कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ, जो हमारा इनर कोर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंटरनल पार्ट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बाहर की चीजों में हमने चेंज करते हुए देखा है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड ने और उसी के साथ साथ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया। अच्छा, कंक्लूजन क्या निकलता है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, या फिर इस पूरे के पूरे चैप्टर की बारीकियों को समझने का। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लेज एम्फसाइज ऑन द रूल्स ऑफ लॉ, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे तौर पर आप देखते हैं कि कानूनों की एक किताब है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा फेडरल सिस्टम है, जिसके अंदर पावर को डिवाइड किया गया है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में चीजों को रखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, हमारा संविधान देश के हर लोगों का, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि देश के किसी भी सोशल ग्रुप से आने वाले लोगों का पूरे तौर पर ध्यान रखता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज लोग हैं, चाहे कल्चरली हो, रिलीजन के तौर पर हो, लैंग्वेज के तौर पर हो, सबको एक दूसरे के साथ जोड़ता हुआ रखता है। एज इंडियन सिटीजन इट इज क्लियर द रूलर गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सरसाइज पावर, के कंट्री के अंदर ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी। गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज दे हैव टू मेक द रूल्स अकॉर्डिंग टू दैट। और कुछ इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाला दोस्तों, ये होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपके साथ की हैं आपको आई होंगी समझ में। मुलाकात करेंगे आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर एक नए चैप्टर के साथ क्लास 11 के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को करेंगे डिस्कस। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, बाय बाय।